नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर हूं प्राइम स्पेशल लेकर, जिसमें करेंगे बात बीजेपी के शुरू हुए दलित सम्मेलन की। दलित और महिला वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने जो मास्टर प्लान बनाया, उसके दूसरे चरण में बीजेपी प्रवेश कर चुकी है। महिलाओं का सम्मेलन बीजेपी कर ही रही है। नारी शक्ति वंदन समेत फायदे बताने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बैठकों का दौर भी चल रहा है। दूसरी ओर दलितों को साधने की अपनी रणनीति के तहत बीजेपी ने यूपी में पहले चरण में दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया, फीडबैक लिया और अब पूरे प्रदेश में दलित सम्मेलन करने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत हापुड़ से हुई है। सूबे के मुखिया सीएम योगी इस सम्मेलन का आगाज भले कर रहे हो, जल्द ही अलग अलग जिलों में होने वाले अनुसूचित जाति सम्मेलन में अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक नजर आने वाले हैं। यूपी में बसपा के कोर वोटर्स माने जाने वाले दलित वोटर्स में सेंधमारी के लिए बीजेपी ही नहीं, सपा की भी तैयारी। लेकिन बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ पहले संपर्क फिर सम्मेलन बुलाया है, इस समाज में जोरदार घुसपैठ की है, उसने दूसरी पार्टियों के ऊपर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। तो आज करेंगे इसी पर चर्चा। इसी बीच देखिए, बड़ी जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं, बड़ी जानकारी यह है कि आज हापुड़ से एक बड़ी जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं, हापुड़ में आज से बीजेपी के दलित सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। दलितों में आधार बढ़ाने के लिए दलित सम्मेलन का आयोजन बीजेपी की ओर से। दलित सम्मेलन की शुरुआत हापुड़ जिले से होगी। बीजेपी का आखिरी ये दलित सम्मेलन लखनऊ में होगा। सीएम योगी इसमें शामिल होंगे और बीजेपी के 6 सांगठनिक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन की योजना है। महिलाओं के साथ साथ दलित समाज के लिए भी ये सम्मेलन बुलाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दलित सम्मेलन की शुरुआत हो रही है हापुड़ में। बीजेपी का आखिरी दलित सम्मेलन में होगा। सीएम योगी होंगे हापुड़ के इस सम्मेलन में शामिल और यहां पर बीजेपी के 6 सांगठनिक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन बुलाया जा रहा है, अनुसूचित जाति का सम्मेलन बुलाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी के दलित सम्मेलनों की शुरुआत होने जा रही है। कुल 6 दलित सम्मेलन बीजेपी बुलाने वाली है। तो बीजेपी दलित वोटर्स के जरिए कहीं ना कहीं बढ़त बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी एक सम्मेलन कर रही है दलितों के साथ, अनुसूचित जाति का सम्मेलन। महिलाओं के साथ साथ दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ने का यह अभियान है बीजेपी का। तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इसके जरिए करेगी क्या। तो बीजेपी दरअसल दलितों के सम्मान में बीजेपी मैदान में है। तो बड़ी बातें हम आपको बताते हैं इसकी। दलित सम्मान में बीजेपी का दलित सम्मेलन है। अनुसूचित जाति सम्मेलन की आज से शुरुआत बीजेपी करी। सभी दलित सम्मेलनों में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। दलित सम्मेलन में अमित शाह और जेपी नड्डा भी जल्द ही शामिल हो जाएंगे। हापुड़ में आज बीजेपी का पहला दलित सम्मेलन हो रहा है और बीजेपी का आखिरी दलित सम्मेलन जो है वो लखनऊ में होगा। इसी कड़ी में हम आपको बता दें तो 19 अक्टूबर को अलीगढ़ में दलित सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, यानी कि आज के बाद 19 अक्टूबर, फिर 28 अक्टूबर को कानपुर में रेलवे ग्राउंड में दलित सम्मेलन होगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को प्रयागराज में यह सम्मेलन होगा। उसके बाद 30 अक्टूबर की बात करें तो 30 अक्टूबर को गोरखपुर में दलित सम्मेलन का आयोजन है। इसके बाद 2 नवंबर को लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में सम्मेलन होगा। तो इस तरीके से बीजेपी अपने 6 सांगठनिक जो क्षेत्र हैं वहां पर ये दलित सम्मेलन कर रही है। तो बसपा का वर्चस्व तोड़ने की कवायद है बीजेपी की और इसी कड़ी में बीजेपी का दलित सम्मेलन शुरू हो रहा है। दलित सम्मेलन में अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल हो जाएंगे। हापुड़ में आज से इसकी शुरुआत। हापुड़ में आज बीजेपी का पहला दलित सम्मेलन, बीजेपी का आखिरी दलित सम्मेलन लखनऊ में होगा, राजधानी लखनऊ में 19 अक्टूबर को, यानी कि आज के बाद 19 अक्टूबर 2 दिन बाद अलीगढ़ में, उसके बाद 28 तारीख को कानपुर में रेलवे ग्राउंड में, इसके बाद 29 अक्टूबर को प्रयागराज में और उसके बाद 30 को गोरखपुर में। तो दलित सम्मेलन के जरिए बीजेपी 2024 के रण में जीत हासिल करना चाहती, कामयाबी हासिल करना चाहती है और इसी को लेकर सम्मेलनों की शुरुआत हो रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव जुड़े हैं। नंदन, बीजेपी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कवायद करती है, कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी राजनीति है उसमें बीजेपी भी उन तमाम पार्टियों के जैसे ही तमाम वर्गों को अपने साथ साधने की कोशिश में है। इसी कड़ी में दलित सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। क्या खास होगा हापुड़ से इसकी शुरुआत करने जा रही बीजेपी? देखिए पंकज, भारतीय जनता पार्टी जैसे कि आपने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला जो फॉर्मूला है लेकर चले, सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में लगी है। हर वर्ग को साधने के लिए हर एक अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, दलितों को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सामान्य वर्ग को देखें तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के पास सामान्य
वर्गों के वोटर्स ठीक ठाक हैं, उनका वोट बैंक जो है सामान्य वर्ग है। अगर दूसरा फैक्टर देखा जाए पंकज, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी, ये जो पार्टियां हैं, ये इनका फैक्टर ही दलित वोटर्स है, अनुसूचित जाति वोटर है, जितने भी इनके वोटर्स हैं। इन वोटर्स को काटने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, इन वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अभियान चला रही है, जिसके कि उस अभियान के माध्यम से जो दलितों के लिए, जो अनुसूचित जातियों के लिए जो योजनाएं हैं, जो उनकी लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन सभी योजनाओं को गिनाने का कोशिश करेगी। उन सभी वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, उन सभी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, जिसके लिए अपनी अनुसूचित मोर्चा दल को सक्रिय कर रही है। अपनी दलित जो वर्ग के लोगों को है सक्रिय करके भारतीय जनता पार्टी 2024 की रणनीति में एकदम से उछाल लाना चाहती है। और देखने वाली बात होगी कि इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में हालांकि मजबूती हासिल करना चाहती है। और पश्चिम में आरएलडी का एक मुख्य जो वोट बैंक है वो दलित है, और समाजवादी पार्टी का भी मुख्य वोट बैंक है वो दलित और अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति मोर्चा है। तो इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने पश्चिम को मजबूत कर रही है। पूर्वांचल में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी मजबूत है, क्योंकि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का जिनसे हुआ है, सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं, तो पूर्वांचल में कहीं ना कहीं वो मजबूत है। लेकिन पश्चिमांचल की देखें तो पश्चिमांचल में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक और मजबूती देने की कोशिश कर रही है। तो इसी वजह से ये अभियान चलाया जा रहा है। पंकज, नंदन, ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने नमो मित्र करके हर एक विधानसभा क्षेत्र में जो है बनाया था अपने वोटर्स को जोड़ने के लिए, तो उसका क्या फायदा, क्योंकि इससे पहले मतलब हुआ अब तक, और जो दलितों के साथ दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया गया था, क्या उसका दूसरा चरण इसे मानकर चला जाए? देखिए पंकज, बिल्कुल निश्चित तौर पर पहली बात जो वोटर्स को बात कही थी आपने, तो उसमें दो कैटेगरी भारतीय जनता पार्टी ने रखा था कि एक कैटेगरी रखा था कि जितने भी 18 वर्ष के अभी युवा हुए हैं 1 जनवरी को, उन सभी युवाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करके उनको वोटिंग के प्रति जागरूक करना, और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण कि उन वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी के उपलब्धियों के बारे में अट्रैक्ट करने के साथ जोड़ना वोटिंग लिस्ट में। और जो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करे, जैसे कि रोजगार देना, जैसे कि उनके प्रति और शिक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाना, पारदर्शी शिक्षा करना, इन सभी उपलब्धियों को उन युवाओं तक बताने की कोशिश करें। हालांकि युवा एक भविष्य माने जाते हैं किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए, और उन्हीं युवाओं को अट्रैक्ट करे भारतीय जनता पार्टी। अगर दूसरा दलित का दूसरा 2.0 देखें, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी दलित को जोड़ने की कवायद भारतीय जनता पार्टी अभियान चला चुकी है और दोबारा चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल ये सही है कि ये दूसरा 2.0 कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का इस अभियान को। और इसके माध्यम से भारतीय अनुसूचित मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया, उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को आनंद विहार मैदान हापुड़ में होने वाले पश्चिम के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। सरकार के कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो इस पार्टी में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्टी के कई सारे नेता, विधायक, सांसद इस पार्टी में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा इसके माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रज क्षेत्र हो गया, पश्चिम हो गया, इन सभी वर्गों के अनुसूचित वोटर्स को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम कर रही है। और ब्रज क्षेत्र में 19 अक्टूबर को नुमाइश ग्राउंड है अलीगढ़ में, वहां भी कार्यक्रम रखा गया है। कानपुर में भी जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां भी अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन रखा गया 28 अक्टूबर को। और कहीं ना कहीं काशी क्षेत्र में भी 30 अक्टूबर को यही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गोरखपुर में भी यही कार्यक्रम 3 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। 2 नवंबर को अगर बात करें तो लखनऊ में भी आयोजित किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पश्चिम से शुरू हुआ कार्यक्रम ये पूर्वांचल से होकर मध्यांचल में आ रहा है, ब्रज क्षेत्र होते हुए। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पश्चिम की राजनीति और रणनीति को समझने के लिए, अनुसूचित वोटर्स को समझने के लिए, उनको वोट बैंक को अपने पाले में जब करेंगे तो आरएलडी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, हालांकि कुछ इफेक्ट चंद्रशेखर भी डाल सकते हैं जो भीम आर्मी के चीफ हैं, तो उन वोटर्स को अट्रैक्ट करके अपने पाले में डालना, ब्रज क्षेत्र से होते हुए पश्चिम में आकर और मध्यांचल में इस कार्यक्रम को समाप्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अच्छा नंदन, क्या बीजेपी के इस दलित प्रेम के पीछे कहीं वो कहानी तो नहीं कि घोसी उपचुनाव हुआ या उससे पहले भी उपचुनाव के बारे में कहा जाता है कि तब दलित वोट जो है बीजेपी को बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाए थे और इसलिए बीजेपी अब
अपने उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सम्मेलन बुला रही है? देखिए पंकज, इसकी एक महत्वपूर्ण आपकी वजह बताया। जब बिहार में जातिगत जनगणना जारी हुआ था, उसके बाद से जो अति पिछड़ा वर्ग और जो दलित वोटर समाज के लोग के वर्ग थे, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति सक्रिय दिखी नजर आई। बिहार का जातिगत जनगणना के बाद से एक इफेक्ट डाला है उत्तर प्रदेश में कि जो वोट बैंक है दलितों की, अति पिछड़ा वर्गों की, वो सामान्य वर्ग से कहीं ज्यादा है। और दूसरा अगर इफेक्ट देखे पंकज, तो उसी उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार थी, हालांकि सुभाषपा के सम्मिलित होने के बाद से भी, तारा सिंह चौहान के सम्मिलित होने के बाद भी, और तारा सिंह चौहान की उसी सीट से जिस सीट पे वो काबिज थे, उसी सीट पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, लेकिन तब भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके दो इफेक्ट थे कि पहला इफेक्ट जो राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए तारा सिंह चौहान, और तारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, तो वोटर्स कुछ अच्छा खासा वोटर्स नाराज थे सुभाषपा के आने से। हालांकि कुछ सीट में सुभाषपा के वोट बैंक मऊ और गाजीपुर आजमगढ़ क्षेत्र में सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक अच्छे खासे हैं। वहीं अगर दूसरा समीकरण देखें तो संजय निषाद की भी वोट बैंक पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, देवरिया, सलेमपुर, इन सभी जगहों पे ठीक ठाक निषाद पार्टी के वोट हैं। इन सभी के मिलने के बाद से भी जो हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, वो दर्शाता है कि वोटर्स नाराज हैं घोषित उपचुनाव को लेकर, और इसी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। उस वही वोटर को फिर से खुश करने में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगे हुए हैं, और इनके जो घटक दल हैं जैसे कि निषाद दल, सुभाषपा, इस सभी घटक दल और मजबूत करने में लगे हैं पूर्वांचल को। और भारतीय जनता पार्टी का फोकस पश्चिमांचल पे है। एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी का दलितों को समीकरण को साधने के लिए सुभाषपा, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल लग रखी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में अनुप्रिया पटेल के साथ में और अकेले इंडिविजुअल भी दलित वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो ये समीकरण बताएगा कि घोषित उपचुनाव कितना इफेक्ट डालेगा लोकसभा चुनाव में। और वोटर्स जो हैं जातिगत जनगणना के बाद से दलित वोटर्स हैं, क्योंकि सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस को देखें, चाहे समाजवादी पार्टी को देखें या भारतीय जनता पार्टी को देखें, तीनों ही बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। दलितों के बिल्कुल नंदन, और खासतौर से बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद से अब दलित समाज में किस तरह की चर्चा हो रही है, ये भी जानना जरूरी रहता तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए है, और बीजेपी भी उसी कोशिश में जुटी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप नंदन। और हम रुक करते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे खास मेहमान आज अभी अशोक जी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। सर स्वागत है आपका। अशोक जी, घोसी उपचुनाव में ये कहा जा रहा है, जो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं और जो कुछ आंकड़े भी आते हैं, कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से दलित समाज के बीच अपनी पैठ बनाई है, बसपा के वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, तो अब बीजेपी का सम्मेलन उसी कोशिश में ये किया जा रहा है, मतलब बताने की कि भाई हम भी दलितों के उतने ही शुभचिंतक, उतने ही तैसी हैं। क्या आप ही से डर गए क्या, क्योंकि बसपा का वोटर आपकी ओर जो है वो मूव कर चुका है? कि भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रेम है ये सिर्फ चुनाव में जगता है, और वो दलित समाज ये जानता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में दलित समाज का शोषण होता है। उनकी नौकरियों पे जो डाका डालने का काम यही भारतीय जनता पार्टी सरकारें करती है। अभी लखनऊ में आप देख रहे हो किस तरह से सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती है, उसमें भी दलित समाज के बच्चों का जो आप देखेंगे कि 21% जो आरक्षण होता है दलित समाज का, उसमें उन्होंने सहायक शिक्षक भर्ती में 16.2% आरक्षण दिया, उसमें भी उनका आरक्षण इन्होंने मार दिया। तो लगातार इनको जहां जहां मौका मिलता है दलित समाज का शोषण करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं से पीछे नहीं रहती है। जैसे चुनाव आता है लगते हैं दलित समाज का सम्मेलन करने, तमाम तरह की गतिविधियां करके उनको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि दलित समाज की सबसे हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन दलित समाज में आज चेतना सबसे ज्यादा जगी है पंकज जी। इसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि जो घोसी, खतौली या मैनपुरी में जहां जहां दलित समाज ने खुल करके समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया, क्योंकि उसको पता है कि दलित समाज का असली हित अगर कहीं पे है तो समाजवादी पार्टी के साथ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो जो सोशल और तमाम जो डिस्क्रिमिनेशन समाज में है उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, सबको समान अधिकार के हमारा जो नारा है कि सबको समान अधिकार मिले, तो हमारे नारे से और हमारी गतिविधियों से दलित समाज प्रभावित है और वो लगातार समाजवादी पार्टी को इसमें वोट के माध्यम से अपना समर्थन देने का काम कर रहा है। पंकज जी, तो अशोक यादव जी, एक चीज ये भी कि मतलब अब तक जो कोर वोटर था बसपा का वो दलित माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी में, यानी कि अब
कहीं ना कहीं वो आपका वोटर भी बन चुका है। आपका वोटर तो हालांकि हमेशा से रहा, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी पर एकाधिकार होता है किसी वोटर या खास वोटर समुदाय का। तो यानी कि कहीं ना कहीं सपा से ही डरकर ये सम्मेलन किया जा रहा है, क्योंकि बसपा से हो सकता है कि बसपा के वोटर्स को अपने साथ वो कर भी लेते, लेकिन सपा के साथ जो इंटैक्ट हुए हैं तो ये एक बड़ा डर बीजेपी के पास अब है। इस तरह का डर बीजेपी को होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जमीन पे काम कभी किया नहीं दलित समाज के लिए। और जो दलित समाज का जो शिफ्टिंग हो रही है बसपा से, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बहन जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश का, उनका एक विधायक अगर जीतता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या हो गया। उनका 23% वोट शेयर 12-13% पे आ गया, तो कहीं ना कहीं दलित समाज खिसका है वहां से। और उसको खिसकने की मूल वजह है कि वो को रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ पीछे से, पर्दे के पीछे से बीएसपी का भी गठजोड़ है। और ये दोनों लोग मिलकर दलित समाज के ऊपर जो उनका जो आरक्षण और उनके जो अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है, लेकिन पीछे से इसमें मौन समर्थन बीएसपी का है। तो कहीं कहीं यही कारण है कि जो दलित समाज का वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारा अधिकार और हमारा जो हमारी जो मतलब जो हमारे फायदे के लिए जो चीजें होने जा रही हैं वो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है आज के मौजूदा मतलब राजनीतिक दृश्य में। तो इसलिए दलित समाज हमारे साथ इंटैक्ट हो रहा है। और लगातार आप देखेंगे कि जितने भी उपचुनाव में इसके पहले बताया कि हर चुनाव में दलित समाज ने हमको खुल के वोट दिया, और ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी सम्मेलन कर ले, कितना भी दलित समाज के नेताओं को पुतला बना बना करके उनके समाज में ले जाएगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दलित समाज को भी पता है कि हमारे समाज के लोगों को खड़ा करके खाली वोट ले लेंगे, लेकिन वो समाज का जो व्यक्ति जिसको खड़ा करते हैं उस व्यक्ति के हाथ में कोई अधिकार नहीं रहता है। जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक रिमोट कंट्रोल से व्यक्ति चलता है। आप देखेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में सिंही का जो विधायक जी थे, उनके पीए ने किस तरह से शराब के नशे में दलित आदिवासी समाज के बच्चे के ऊपर पेशाब किया, पूरी दुनिया में इसकी थू हुई। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है और जो उनकी जो विचारधारा है वो दलित समाज उसको बिल्कुल डिनाई करता है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट हो रहा है। अच्छा अशोक यादव जी, एक चीज ये यहाँ पर ये भी कि जिस तरीके से बसपा के बारे में आप कह रहे हैं कि बसपा है जो वो मौन समर्थन कहीं ना कहीं देती है, यानी कि दलितों का विकास हो ना हो, लेकिन बसपा बीजेपी की राजनीति एक साथ इकट्ठा चल रही है, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है। अब समाजवादी पार्टी पिछले दिनों में लगातार ओबीसी को लेकर मांग करती कि ओबीसी का आरक्षण कहा गया, ओबीसी को लेकर बीजेपी कुछ करी, तो क्या ये उसी का जवाब बीजेपी का है आपको कि भाई आप ओबीसी करते दलितों को अपने साथ ले लेंगे? बीजेपी बिल्कुल घबराई हुई है पंकज जी, क्योंकि उसको ये सूझ नहीं रहा कि हम क्या करें। कभी देखिए उनके नेता कभी कहते हैं कि नहीं हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, कभी कहते हैं कि नहीं इस जातिगत जनगणना से समाज में जो गृह युद्ध हो जाएगा। तो उनका एक प्लेटफॉर्म पे मतलब उनकी कोई बात एक विचारधारा पे वो टिकते नहीं, तो इसलिए उनकी बातों पे दलित समाज या पिछड़े समाज को विश्वास नहीं है। अब बिहार की जो जाति जनगणना हुई वहाँ ये चीज स्पष्ट हो गई कि ये समाज इतना है और इसके इतना जनसंख्या में इसका रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो उसी को दलित समाज अब आज देख रहा है। और अभी बड़ी अच्छी बात हुई कि नीतीश जी और तेजस्वी जी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं कि वहाँ पे जो भी दलित समाज के लोग हैं उनको उनके आरक्षण के हिसाब से प्रमोशन में आरक्षण देने का भी प्रस्ताव ला रहे हैं लोग। तो उनको पता है कि इंडिया गठबंधन के साथ दलित समाज का हित जुड़ा हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव में दलित समाज पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि दलित समाज की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन दलित समाज पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रहा है और उसको ये पता है कि उसका भविष्य इंडिया गठबंधन के साथ ही सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी जो भी बातें कर ले, जो भी क्रियाकलाप उनका चुनाव को लेकर के हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क दलित समाज के ऊपर नहीं पड़ने जा रहा है। तो अशोक यादव जी, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए में आ चुके हैं, जिस तरीके से निषाद पार्टी उनके साथ है, तो ये भी तो ये जो पार्टियां ये भी तो दलितों के ही प्रतिनिधित्व करने का दावा हमेशा करती हैं, तो फिर दलित वोटर्स को आप ही सिर्फ कैसे रिझाएंगे? बीजेपी या एनडीए कैसे नहीं रिझा पाएगा? देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की जहाँ तक राजनीति की बात आप कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में कोई ऐसा दल नहीं है जहाँ पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गए न हो, लेकिन उनका राजनीतिक स्टैंड जो है उस दल के हिसाब से हमेशा चेंज होता रहता है। उनकी राजनीतिक विचारधारा कभी एक नहीं रही है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो क्या वो बता सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 19,000 के लगभग दलितों की नौकरियां गई हैं उसके खिलाफ वो बोल सकते हैं क्या वहां पे जाकर के?
क्या वो जो बांदा और गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार ये आरोप लगाते थे कि वहाँ पे प्रोफेसरों की नियुक्तियों में पिछड़े दलित समाज के आरक्षण के साथ खेला किया गया भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, क्या इस बात को वहाँ पे उठा सकते हैं क्या? तो ओम प्रकाश राजभर जी की कथनी और करनी में जमीन का आसमान का अंतर है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना मंत्री पद दिख रहा है कि हमें किसी तरह से मंत्री पद मिल जाए। तो ऐसे नेताओं को जनता बिल्कुल पूरी तरह से समझ गई है कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सत्ता हासिल करना। कभी पिछड़े समाज को बेच के सत्ता हासिल करेंगे, कभी दलित समाज को बेच के सत्ता हासिल करेंगे। उनको और उनके बेटों को सत्ता चाहिए और सत्ता में भागीदारी चाहिए। बाकी दलित समाज को भागीदारी मिले या ना मिले, पिछड़े समाज को भागीदारी मिले या ना मिले, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो निषाद पार्टी के हो, संजय निषाद जी हो, चाहे प्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, जितने भी पिछड़े समाज की राजनीति करने वाले आज जाके लखनऊ में देख लें। जो शिक्षा मंत्री के आवास पे जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रही, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों नहीं बोलते वहां पे जाकर के अपने सरकार से मांग उठाएं कि जो 19,000 पद अपने उनका लेके दूसरे समाज को देने का काम किया, उनका वापस करिए। तो इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पे जाके आवाज उठा सके, क्योंकि उनको सत्ता की मलाई काटनी है, सत्ता के साथ रहना है और अपना राजनीतिक भविष्य तलाशना है। इसलिए इनके कहने से दलित समाज या पिछड़ा समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला नहीं है पंकज जी। अशोक जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी जो प्लानिंग चल रही है या फिर जिस तरीके से हमने देखा जैसे कि मैनपुरी, खतौली या फिर घोसी में कि जो दलित वोटर्स है उसका मतलब अब जो प्रेम है वो समाजवादी पार्टी की ओर है, ज़्यादा है बसपा के मुकाबले, और वो हमने देखा भी जो प्रतिशत है घोसी का वो तो साफ दिखाता है कि 57% जो दलित वोट है वो जो है वो उनके पास, आपके पास पहुंचा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के साथ जो आपका गठबंधन है, क्या कांग्रेस आपके उन प्लानिंग को जिसपे दलित वोटर को आप अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सब कुछ सही तरीके से जाएगा या फिर कहीं मध्य प्रदेश वाला मामला ना बन जाए कि आप कहीं पर अपने उम्मीदवार उतारें और वहीं पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार दे, सहमति नहीं बन पाए? देखिए पंकज जी, चूंकि मध्य प्रदेश का अभी जो मामला चल रहा है वो हमें लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और उस मध्य प्रदेश के मामले का आगामी लोकसभा चुनाव के जो इंडिया गठबंधन के मामले पे इसका कोई कहीं से 1% भी असर नहीं होने वाला है। और रही बात जो कांग्रेस या बाकी इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगी दल हैं, वो इंडिया गठबंधन का जो सहयोगी दल है उनका मेन उद्देश्य है 2024 का लोकसभा चुनाव। और उस लोकसभा चुनाव के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे जो फार्मूला तय होगा सीटों को बंटवारा को लेकर के, उसी फार्मूला के तहत पूरे हर राज्य में उनका बंटवारा हो जाएगा सीटों का, उसमें कहीं कोई झंझट नहीं है। बाकी जो दलित समाज का जो आप प्रेम पूछ रहे हैं उसके लिए एक चीज और मैं बता दूं आपको कि 2019 का लोकसभा चुनाव अगर आप याद करेंगे तो उस समय बीएसपी का जो रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में 0 था। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्होंने बार बार कहा कि हम दलित समाज के हित के लिए, पिछड़े समाज के हित के लिए हमेशा 4 कदम पीछे हटने को तैयार है। और उन्होंने जो कहा वो किया। जो सीटें बहन जी ने हाथ रखी, इन सीटों पे अच्छी सीटें थी, सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो सीटें उनको दे दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको 0 से 10 सीट मिल गई और हमारा कितना नुकसान हुआ। उसके बाद भी बिल्कुल हमको जो है सपा का वोट डाइवर्ट नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें क्या ये बताइए दलित समाज बिल्कुल अशोक राव जी इस बात से तो इनकार कर नहीं सकते कि जो आप लोगों ने प्रयोग किया था उसमें वाकई में मतलब कहीं ना कहीं बसपा रिवाइव हो गई थी उस वक्त में। शुक्रिया आपका अशोक यादव जी। और इस बीच हमारे साथ मुन्ना खान जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से और प्रदीप जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल जो है मैं प्रदीप जी से ही लेता हूं यहाँ पर। प्रदीप जी, दलित अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, वो लगातार कहते हैं कि भाई सालों भर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गया तो दलित प्रेम जाग जाता है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बसपा के सेंध मारी में चक्कर में आप कहीं ना कहीं सपा का जो डर है वो समाया हुआ आप में। सब प्राइम न्यूज देखने वाले को जय माता की। नवरात्रों का शुभ अवसर चल रहा है। मैं पूरे भारतवर्ष के इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बने श्रेष्ठ बने। और ये देखिए जो आपको दलित दलित में जो सुन रहा था, दलित 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 गाना गा रहे थे, थोड़ा बहुत लज्जा शर्म हो तो शायद हो। हमारे यहाँ अगर शास्त्र में देखा जाए तो उसे बोला जाता है जो गरीब होता है, जो सबसे पिछड़ा होता है, पीछे खड़ा होता है, उसको बोला जाता है। मगर इन्होंने जातियों में बांट के दलित और दुनिया भर इन्होंने बना दिया। ये इनकी सोच है, मेंटेलिटी है, कुछ नहीं कह सकते इन्होंने। ये वही लोग हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं और कभी पिछड़ों को, दलितों को देखते नहीं है। और आज वोट बैंक के लिए इन्हें दलित दिख रहा है, पिछड़ा दिख रहा है इन्हें। इन्होंने अगर चिंता करी होती तो मुख्यमंत्री आवास बना के देते। अगर इन्हें चिंता होती तो उनको जमीन देते खेती के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम करते। पूरे 5 वर्ष इन्होंने बैग की, नोटों की लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ी और इन्होंने चाचा भतीजों की लड़ाई लड़ी। वो हमने पूरे देखा। और यहां बैठ के आज उपदेश दे रहे हैं दलितों का। देखिए आज उत्तर प्रदेश
आज वो उत्तर प्रदेश है जो आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां लोग इंडस्ट्री लगाने से डरते थे, 5 बजे के बाद निकलने से डरते थे, दिन में अपहरण हो जाते थे, दिन में डकैती पड़ जाती थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे कंट्रोल करने का काम भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। अब मगर क्या करें, बेचारे बड़े शोषित हैं क्योंकि जनता ने इन्हें नकार दिया। तो ये बातें ऐसी ऐसी कर रहे हैं। आपने इतने सवाल करे मगर इन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, केवल दलित 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 का। अगर आपके मुख्यमंत्री अच्छे होते तो उत्तर प्रदेश की उन्नति में आगे बढ़ के काम करते तो दलित दलित नहीं रहता, गरीब गरीब नहीं रहता, शोषित शोषित नहीं रहता। आपने कभी पूर्वांचल की तरफ मुंह करके नहीं देखा, आपने कभी रोहिलखंड के भूखे और सूखे को नहीं देखा। यहाँ बैठ के उपदेश दे रहे दलित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई दलित नहीं है, सब भाजपा कार्यकर्ता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जात नहीं चलती, बिरादरी नहीं चलती, हमारे यहाँ भाजपा में कार्यकर्ता चलता है। हमारे अगर हैं तो मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, और वो इसलिए हैं कि जो दलित को दलित कहते हैं वो राजनीति में आगे आए और आगे आके अपना कौशल दिखाएं और नेतृत्व करें देश का, राज्य का, क्षेत्र का, नगर निगम का, वार्ड का, पंचायत का। इसलिए हमारे यहाँ मोर्चे प्रकोष्ठ बने हुए हैं। हमारे यहाँ दलित सिस्टम नहीं है, इनके यहाँ होगा। ये बताइए खुद, यादव श्रेष्ठ होने के बावजूद भी क्या करा इन्होंने उनके लिए? कुछ नहीं करा, केवल ठगा। जात के नाम पे यादवों को ठगा, और यादवों ने ही ठगा। जो मुख्यमंत्री बन के बैठे वो नहीं बदेखेंगे। आज क्या है, केवल उद्देश्य एक चीज का है कि कैसे इनके पाप छुपाए जाए। इसलिए ये लोग अलायंस बना रहे हैं। विधानसभा में कहते हैं ये तो छोटा चुनाव। आप सोचिए, दिग्गज नेता जो 10-10 बार के मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो कहते हैं विधानसभा तो छोटा चुनाव है, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस पे लड़ रहा है, कौन किस 10 गारंटी दे रहा है। हाँ, लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है। अरे साहब, इतनी तो बुद्धि रखिए बोलने से पहले। जो विधानसभा का वोटर है वही लोकसभा का वोटर है, और विधानसभा का वोटर भी राज्य में सरकार बनाता है, जो केंद्र में बनाता है। ये इनकी सोच है। क्या है कि अपने पाप छुपाने, अपने घोटाले छुपाने हैं, अपने जो धन जनता को लूट के इकट्ठा करा है उसे कैसे बचाना है। ये समस्या सारी ये है, चुनाव नहीं है। अगर चुनाव होती तो चुनाव के तरीके से लड़ते ना। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री अपनी लोकसभा सीट नहीं बचा पाया वो क्या करेगा, बताइए आप। तो बड़ी सुनने वाली चीज है कि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ मोर्चे प्रकोष्ठों में कार्यक्रम होता है। हमारे यहाँ अगर ब्राह्मण अध्यक्ष है और महामंत्री अगर किसी और जाति से आता है तो वो एक साथ मंच पे एक कुर्सी पे बैठते हैं। अखिलेश जी की तरह धक्का देके बाहर नहीं निकलवा दिया जगह। तो ये क्षमता और सोच है। जो लोग आज ओबीसी की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए ना, आपने कितना ओबीसी को लेकर करा, आपने कौन सा ओबीसी कहां पहुंचा दिया? आपने तो आज तक किसी प्रदेश के अंदर ओबीसी अध्यक्ष तक नहीं बनाया जो पार्टी नेतृत्व कर सके। आज आपको राजनीति के पीछे भागकर राजनीति करनी पड़ रही है। बहुत शर्म की बात है जो कांग्रेस। ठीक है, तो अभी अशोक यादव जी तो नहीं, लेकिन उनके सहयोगी मुन्ना खान जी जरूर हमारे साथ जुड़े हुए। मुन्ना खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मुन्ना जी, देखिए, यहाँ पर बीजेपी पूरे जोर शोर से एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और इसी कड़ी में कई तरह के सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कोशिश है कि समाज के हर तबके को अपने वो साथ ले ले। और अभी लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि एक और जहां दानिश जो थे आपके सांसद, उनको जब उनके साथ अपशब्द का इस्तेमाल विधूड़ी जी ने किया, उस वक्त जो है राहुल गांधी तो चले गए उनके पास, लेकिन अब आप ही के जो सहयोगी सपा है वो बसपा के वोट में से मारी करने की कोशिश में जुटे हुए। तो मतलब ये किस तरीके का आपका दलित प्रेम है? क्योंकि दलित प्रेम पर सवाल उठाया था उन्होंने बीजेपी के दलित प्रेम पर। मैं जहाँ तक पंकज जी मैं सुन सकता हूँ, मैं देख तो नहीं सकता, मैं अभी समझ सकता हूँ कि जो अभी आवाजें थी शायद ये बीजेपी प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ, प्रदीप भटनागर की थी जी। हाँ, मैं जानता हूँ, ये मिलते रहे हमारे, मैं काफी चैनलों पे साथ बैठा हूँ। इनके लच्छेदार भाषणों में आपको कोई तथ्य नहीं मिलेगा। ये बार बार दलित की बात करते थे, बार बार ओबीसी की बात करते थे। अब ये बताए, जब ओबीसी समाज के एक मुखिया जो वहाँ अध्यक्ष बने इसके, जब ये चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, फिर उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्या ये ओबीसी के ऊपर चोट नहीं है? मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ जी। मुख्यमंत्री कौन बना? जो वहां के ठाकुर थे। तो इनके यहाँ इनके कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। ये बताए कि आरएसएस का प्रमुख आज तक कोई दलित या ओबीसी समाज से बना नहीं बना।
तो ये इनके लिए दलित इलेक्शन के टाइम में हिंदू है और इलेक्शन के बाद बिंदु है। जिस उत्तर प्रदेश की बात ये करते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में आज दलित का बारात स्वर्ण के कॉलोनियों से नहीं गुजरता, उसके घोड़ियों पे पत्थर बरसाए जाते हैं, उसे जूतों के माला पहनाए जाते हैं, उन्हें अभद्र भाषा, उन्हें मूत्र पिलाया जाता है, उन्हें मल खिलाया जाता है। ये बात करेंगे दलित की और ओबीसी की? इनको शर्म आनी चाहिए प्रदीप भटनागर जी को। तो सवाल ये है कि कथनी और करनी में इस बार जो फर्क जनता देख रही है, उसी के सवाल के जवाब है जो लगातार 6 राज्य आप हार गए और 2 घोसी विधानसभा हार गए। ये कहने की बात नहीं है, जनता अब करके दिखा रही है। बहुत हुए लक्ष्यदार भाषण, आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, आप बताइए सबका साथ तो मिला, विकास सिर्फ 5 लोगों के ही क्यों हुए? अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के क्यों हुए विकास? विकास इन युवाओं के क्यों नहीं हुए? विकास दलित के क्यों नहीं हुए? ओबीसी के क्यों नहीं हुए? तो सवाल कहने और करने से पंकज जी ये फर्क बहुत बड़ा अब दिख रहा है। आपने सिर्फ लक्ष्यदार भाषणों में ये कहा था कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, हमें 60 महीने दे दो, लेकिन देश की जनता ने पेट भर के वोट देने का काम किया और आप लबालब बहुमत से भरी सरकार होने के बाद आज आपने न दलित के लिए काम किया, न ओबीसी के लिए काम किया, न युवा के लिए काम किया, न किसान के लिए, तो न जवान के लिए। वोट देने वाले लोग कौन है सर? मुन्ना सर, वोट देने वाले लोग कौन है जो दोबारा से सत्ता में पहुंचाते हैं बीजेपी को, दोबारा से योगी जी बन जाते हैं, गुजरात में दोबारा सरकार बन जाती है, फिर वो कौन लोग हैं? जी नहीं, वोट का जो देखिए क्या है पंकज जी, समझना पड़ेगा। एक तो पहले बात, इलेक्शन में जब देखा भारतीय जनता पार्टी कि मैं हार रहा हूं, सीट हमारे हाथ से कुर्सी जा रही है, तो इन्होंने 80-20 का नारा दिया, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से लड़ रही है। चाहे कोई भी दल हो, जो हमारा इंडिया गठबंधन हो, तो 5 सिस्टम से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मसल से, भारतीय जनता पार्टी के पावर से, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया से, भारतीय जनता पार्टी की मशीन से। तो हमें इंडिया गठबंधन की लड़ाई 6 से हो रही है। आज आप देख लीजिए, कोई भी संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है। शाम के टाइम स्क्रिप्ट लिखी जाती है देश के गृह मंत्री के द्वारा और सुबह कार्रवाई होती है। सरकार जिधर इशारा कर दे, सारा मीडिया, सारा तंत्र उसकी वाहवाही करने में लग जाता है, चाहे भला हो बुरा हो, नहीं बोल सकता। तो आज मैं कहता हूं कहीं न कहीं जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाला मीडिया भी कहीं न कहीं आज इस गुनाह में शामिल है। जो युवा आज पीड़ित है, किसान पीड़ित है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। जो ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपने देखा उसी बेटी की दुर्दशा जंतर मंतर पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ये साफ साफ दिखा कि किस तरीके से एक अपराधी से सरकार डर गई, सरकार का सारा अमला, सारा तंत्र डर गया। आज वही ब्रिजभूषण शरण सिंह के वजह से आज सरकार कहीं न कहीं कटघरे में है। जो इनकी बातें थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं न कहीं वो आज इनके घेरे में है। आज इनकी बात इनके अंदर ही जा रही है। लोग आज समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाकई जो कहती है वो कभी करती नहीं है। बिल्कुल, तो ये सवाल मैं प्रदीप जी से ले लूं। प्रदीप जी, मतलब चुनाव आता है तो दलित आपके लिए हिंदू बन जाता है, चुनाव नुकसान होगा से पहले और चुनाव के बाद हिंदू बन जाता है, लेकिन बाकी दिनों में वो दलित रहता है। ये आरोप मुन्ना खान जी ने लगाया बीजेपी पर, और क्या इसमें ये बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है? मैंने भी बड़ा अच्छा वाक्य बोला था कि इनके यहाँ ना तो प्रदेश का, न राष्ट्र का, आज तक ओबीसी या SC ST कोई भी अध्यक्ष नहीं बना, महामंत्री नहीं बना राष्ट्रीय। मल्लिकार्जुन जवाब नहीं दिया। ये महिलाओं की बात कर रहे थे। कभी राजस्थान भी चले जाया करो भैया मुन्ना खान जी, जहाँ गैंग रेप हो रहे हैं, सर तन से जुदा हो रहे हैं। आप और राज्यों में तो घूमे आती हो, तो राजस्थान भी घूम आया करो। छत्तीसगढ़ में गैंग रेप हुआ, एक बिटिया का अपहरण करके 10 दिन तक गैंग रेप हुआ। प्रियंका जी को आंसू नहीं आए, ना राहुल को आंसू आए। ये यहाँ के बेटी की बात नहीं है। देखिए, ये चार चरित्र इतना गंदा है कांग्रेस का, इतना ओछा छोटा है कि अपने राज्यों में दिखता नहीं है कि मेरा राज्य विश्व में नंबर 1 हो गया बलात्कार में, मेरा राज्य टूरिज्म में 0 हो गया। हम विकास की बात करते हैं। आज इस चैनल में बैठा हूं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख चैनल है, नंबर 1 चैनल है। इस प्रदेश को उन्होंने आज से कवर नहीं कर रहे हैं। मायावती जी का टाइम भी कवर करा, अखिलेश जी को भी कवर करा, इससे पहले मुलायम सिंह जी को भी कवर करा, और देखा है कि आज का उत्तर प्रदेश खुद प्राइम न्यूज दिखा रहा है कि आज क्या है। आज पूर्वांचल में 64% क्यों बढ़ गया टूरिज्म? अगर भाजपा ने कुछ नहीं करा सरकार ने तो। आज रोहिलखंड में सूखा क्यों नहीं पड़ता? जवाब, विकास पे तो बात ही नहीं कर सकते। ये इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है।
इनमें इतना बहुबल नहीं है विकास के ऊपर बात कर सके। अरे मैं विकास के ऊपर बात करता हूँ अपने प्रदेश पर और अपने केंद्र सरकार को लेकर, मुझे बड़ा नाज है कि आज मेरा भारत कहाँ है। ये क्या बोलेंगे, इंडिया माता की जय, क्योंकि खुद अंग्रेजों की उत्पन्न है ना कांग्रेस, उत्पत्ति कांग्रेस से। अंग्रेजों की तो बेचारे करें क्या, वो भावनाएं वो रहेंगी ना, क्या जाकी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी देखते वैसी है। ये नहीं दिखता, ये वही लोग हैं जो हमास का नहीं ठीक है, ये बात है, लेकिन मुन्ना खान जी ने लेकिन जो आरोप लगाए उन आरोपों पर तो जवाब दीजिए। ठीक है, इन पे कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। ये आरोप क्या, ये बताइए आरोप क्या लगाएंगे आप? ये लोग कह रहे हैं, मुन्ना खान जी आपके बीच में नहीं बोला, मुन्ना खान जी आपके बीच में नहीं बोला, ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, मुन्ना साहब बात कर रहे हैं, जरा बताइए राहुल गांधी ने मीटिंग क्यों करी थी मेहुल चौकसी से 5 स्टार होटल के अंदर? क्या आज का लोन दे रखा था उन्हें? अरे भैया कर्जेदारों को पकड़ने का काम करा है, कानून बनाने का काम किया है। अभी इनके अलायंस शरद पवार की पार्टी के अभी एक राजकोट राज्यसभा सांसद 350 करोड़ रुपए जब्त करें, 350 करोड़ रुपए जब्त करें। आप बताइए पी चिदम्बरम साहब क्यों नहीं स्टार प्रचारक बनते? पी चिदम्बरम साहब क्यों नहीं खुल के आते? क्योंकि वो भी चोर हैं। कांग्रेस को ले लीजिए, इनके मुखिया गांधी परिवार फिरा बेचारा वो चोर, जनता का पैसा चोरी करके बैठा जमानत पे है। अच्छा ठीक है, मुन्ना सर देखिए, आपके पास आऊंगा, देखिए दर्शक समझ नहीं पाएंगे ना, हम लोग तीनों लगातार बोलेंगे तो दर्शक सुन नहीं पाएंगे ना, भागते हैं पंकज जी, दर्शक सुन नहीं पाएंगे। पंकज जी इनसे विकास की बात मत कीजिए, इनसे तो भ्रष्टाचार की बात कीजिए। ये 2G 3G कोल घोटाला, जितने घोटाले हुए हजारों करोड़ के, अगर वो जनता का पैसा अगर वो देश में लगता तो आज कहाँ से कहाँ होता है? मैं जवाब दे रहा हूँ पंकज जी। जी बिल्कुल। देखिए ये जिन घोटालों का आप जिक्र कर रहे हैं, उस AK-47 गोली खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं जवाब दे रहा हूँ। एक एंटनी ने बोल दिया था कि हम पे पैसा नहीं है जहाज खरीदने के लिए, हम पे नहीं है बोफोर्स तोप का तोप खरीदने के लिए, गोला खरीदने के लिए। सच्चाई नहीं बोलते बिल्कुल भी, यहाँ बैठ के उल्टा सीधा झूठ बोलते हैं। यहाँ पे नीरव मोदी चौकसी की बात करते हैं। आज चोर क्यों पकड़े जा रहे हैं? आज पूरी कांग्रेस जमानत पे क्यों है? नीरज चौक आज का उनको आज का लोन। अच्छा ठीक है, मैं प्रदीप जी के सवाल लेकर मैं मुन्ना जी के पास से चलता हूँ, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी जोड़ूंगा साथ में अपना, एक सवाल मेरा ये भी जुड़ रहा है यहाँ पर कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को शामिल करने की कोशिश थी, यानी बसपा शामिल हो जाए, और बसपा शामिल नहीं हुआ है, तो क्या अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब उनके वोटर्स को ही तोड़ने में जुट गए हैं क्या? देखिए मैं आप बताता हूँ पंकज जी क्या है। देखिए कुमारी मायावती जी ने सदैव राजनीति करी, एक वो भी सिर्फ दलित की, उन्हें मतलब नहीं है बैकवर्ड, उन्होंने केवल मुस्लिम और नहीं। ये सवाल मेरा मुन्ना सर से है। नहीं मैं जवाब मैं दूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे प्रदीप जी आप कहानी क्या है कि कांग्रेसी मुस्लिम राजनीति करना चाहती है, समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम वोट चाहिए, इन किसी को। अच्छा ठीक है प्रदीप सर, सुनिए ना प्रदीप सर प्लीज, मुन्ना सर की बारी अभी जी। सवाल पंकज जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सवाल ये नहीं है कि हर हाल में मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, और कब होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल सूत्र के हवाले से खबर में दे रहा हूँ आपको। जैसे आचार संहिता लागू होगी वैसे उसके दौरान 1-2 दिन के अंदर ही मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। इसका मेन वजह है कि जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा आज सारे फर्जी केस लगाए जा रहे हैं नेताओं पे, 5440 केस रजिस्टर्ड हुए, और अमित शाह का ईडी आज तक 2 नेताओं को जेल नहीं भेजा, लेकिन 200 नेताओं को जरूर भारतीय जनता पार्टी में भेजने का काम किया है। तो इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, किसी की आप साख को गिराएंगे बेवजह बे इल्जाम उस पर FIR होगी, जिस FIR की जिस FIR का कोई तुक नहीं है। हालांकि सर पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि आप लोगों के शासन काल में भी ईडी और CBI उसी तरीके से काम करती थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। सवाल है क्या कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री जेल गए हुए हैं, या गलत गए हुए सही गए हुए, इतना बता दीजिए बस। मुन्ना खान जी। अरे आप एंकर थोड़ो, मैं आपके सवाल का क्यों जवाब दूं? मैं पंकज जी के सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है, सवाल में कोई दम ही नहीं है ना, सवाल में दम है। बिल्कुल ये मुन्ना जी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो CBI या ED या तमाम एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप आप लगाते हैं, तो इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की थी ना? नहीं, शुरुआत कांग्रेस ने नहीं की थी। बताइए कांग्रेस के शासनकाल में कितने केस रजिस्टर्ड हुए? तो बक्स बाकायदा प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में हुआ करते थे। बताइए पंकज जी। 5980
अब किसमें 5,980 हुए? वो मनमोहन सिंह सरकार में भ्रष्टाचार के। आपके पास कोई मनमोहन सिंह के सरकार की बात आप न करें। मनमोहन सिंह के सर सरकार में जो भी एक में भी कार्रवाई नहीं हुई और 185 लोगों पे गंभीर था मामला, उन पे एफआईआर होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ईडी ने करी, सीबीआई ने करी। आवाज भी जानी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगी। आप या तो सुन लें या नहीं तो आप पे जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ठीक है, आप जनता को भटका रहे हैं, आप मीडिया को भटका रहे हैं। आपने कहा मीडिया को कि मीडिया भ्रमित करती है और मीडिया को आपने चालबाज बोला। दंगा करते हो, टीवी में भी दंगा करने का काम करते हो, सुन तो लो। सर उस वक्त तो मंत्रालयों में बग्स लगते थे, स्पाई बग्स। सुन तो लो आप। आज तक कन्हैया कुमार को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। पूरे देश में केरोसिन छीटने का काम भारतीय जनता पार्टी और वो अशोक गहलोत ने काम करा है राजस्थान को जलाने का। मोहब्बत की बात करती है, मोहब्बत से जोड़ती है। वही अशोक गहलोत है, कहता अच्छा ठीक है, सुनिए ना, सुनिए हम मुद्दों को राजस्थान क्यों लेकर जाए? हम सर मुद्दों को राजस्थान लेकर क्यों जाए? हम यूपी पे फोकस है, ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यूपी में उन्होंने पूछा कि इनकी एफआईआर हुई नहीं हुई, मैंने इनकी एफआईआर बता दी है। हम यूपी पे फोकस है ना, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। संपत्ति का मामला था, वो ले जाएंगे शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदुस्तान। मुद्दे पे टिकेंगे ही नहीं क्योंकि इनके पास लेकिन हमें भ्रमित करते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तुम तो दोस्त हो पाकिस्तान आतंकवादियों के। दर्शकों के लिए कोई काम ही नहीं किया, जो देशवासियों के लिए कोई काम ही नहीं किया। जो दर्शक सुन रहे आप बताइए कि आम आदमी पार्टी ने शराब का भ्रष्टाचार करा, क्या वो सही था या गलत था? आप सवाल पूछ रहे हो क्या, ये जवाब दे रहे हैं क्या? आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, विकास की बात पूछी आपने, इन्होंने कह दिया नहीं सबका साथ सबका विकास। ये बताएं सबका साथ तो मिला, सबका विकास क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ये आप मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है, दलित सम्मेलन के जरिए, क्योंकि हर एक पार्टी का की अपनी एक रणनीति होती है, उसी स्ट्रेटजी के साथ पार्टी आगे बढ़ रही होती है। दलित सम्मेलन की शुरुआत कर दी कहीं ना कहीं बीजेपी ने। क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को दलितों की चिंता नहीं है क्या? सिर्फ वोट ही चाहिए उनके लिए, सम्मेलन उनका सम्मान वो कोई मायने नहीं रखता है क्या? बिल्कुल दलित की चिंता है और ओबीसी की चिंता है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार यही बात उठा रहे कि अगर दलित बार बार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी से आता हूं और ओबीसी समाज के लिए काम करता हूं, तो आप बताइए कि 90 सचिव सरकार में है, उसमें 3 ही ओबीसी क्यों है? आप बताएं। केशव प्रसाद मौर्य अपने लहू से सींचा उत्तर प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आपने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, एक ठाकुर को बना दिया। आप उसमें भी सवाल दीजिए, आप इसमें सवाल दीजिए। जातीय राजनीति करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं ये। जो ठाकुरों की हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही, वोट बैंक के इतने लालची लोग हैं। किसान को किसान रहने दिया, दलित को दलित रहने दिया, कुमार को कुमार रहने दिया, सब जाति को पढ़ने नहीं दिया। खासकर मुस्लिमों के दुश्मन है ये। पता नहीं प्रदीप सर प्लीज, देखिए दर्शक समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो बोल ले, फिर हम सवाल लेंगे आपसे भी और आप सवाल पूछिएगा मुन्ना जी से। कांग्रेस के लोग बोलने के लिए शर्म लज्जा नहीं जरा सी भी इनको। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, ये मुन्ना जी की बारी है, उनकी बारी है, वो जो कहना चाहते वो कहे और जिस हिसाब से कहना चाहे वो कहे। मुन्ना जी को कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, ये तो 10 साल से जो डिबेट चल रही है वही बोल रहे हैं। प्लीज सर, प्रदीप सर प्लीज पूछिए राजस्थान में कितने दलितों को ओबीसी को। ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है, हम छोड़ देते हैं, हम बात ही नहीं करना, हमें राजस्थान की बात हम क्यों करें? हम यूपी पर अगर बात करें, सम्मेलन यूपी में शुरू हुआ है तो हम यूपी की बात कर लें। इनकी प्रियंका जी बोल के गई थी बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, वो योजना राजस्थान छत्तीसगढ़ में झारखंड में क्यों नहीं हुई? अच्छा ठीक है, प्रियंका जी मुन्ना जी प्लीज चलिए आप जवाब दे दीजिए। आप यूपी के हिसाब से जवाब दीजिए। जो मेरा सवाल था, मायावती जी वाला सवाल था, उसको आप लेते हुए जवाब दें। बिल्कुल मैं धैर्य रखे। ये इन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने कहा उत्तर प्रदेश में कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन नारों का क्या हुआ? यही नारा तो जंतर मंतर पे दिखा कि इतना बाहुबली जिससे सरकार डरी हो, लेकिन वो लड़कियां 5 लड़कियां नहीं डरी, उन्होंने अपने आवाज को बुलंद करने का काम किया जंतर मंतर पे। यही तो नारा था जिसका दिल्ली आ गए ना राजस्थान पर, देखिए यूपी से दिल्ली आ गए ना, वजह से पूरे देश में भारतीय जनता बेचारे यूपी से दिल्ली आ गए ना। नहीं, वो यूपी से इसलिए दिल्ली क्योंकि ब्रिजेशरण सिंह यूपी से है ना। लेकिन आज उसी बेटी के साथ क्या दुर्दशा हो रही? प्रदीप जी वो तो दिल्ली इसलिए आया यूपी से क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो वही से है ना, यूपी से, इसलिए। सर पंकज साहब मुझे ये बताइए, छोटी सी बात है, जब एक सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है, क्या हम उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, फिलहाल तो नहीं कर सकते। आज बैठ के मीडिया पे उंगली मारेगा, मीडिया ने दिखाया नहीं, ठीक है, पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था। अरे आप सुन तो ले, मीडिया ने 4000 किलोमीटर की यात्रा नहीं दिखाई। राहुल गांधी मामला नहीं है जो आज मीडिया के अफसर कह रहे हैं बैठ के एफआईआर होती है ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास,
जिसके पास 84 FIR पहले से लॉन्च है। अरे तो दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने क्या लालच था जो ये धरना प्रदर्शन कराया, ये बता दो। 84 जगहों पे उन पे FIR है। फेडरेशन से क्या क्या लालच था? क्रिमिनल और भ्रष्टाचारी आपके मिनिस्टर बनाए जाते हैं आपके यहाँ। आपने अपने संसद को बचाने का काम किया और माला पहनाने का, और उसकी अभद्र भाषाएं देखे। बड़ी जनसभा में उन्होंने कहा, उन लड़कियों के बारे में कहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कितनी अभद्र भाषाएं हैं। ऐसे बदतमीजों को और बेअदबी जवान लोगों को तो मैं समझता हूँ फांसी पे लटकाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश है। क्यों? क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में इसके वोट बैंक में, क्योंकि वो तो कोर्ट कचहरी का मामला हो गया ना, अब उस पर क्या भाजपा करे। अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो बृजभूषण शरण सिंह के साथ क्या हो, अब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो जांच में आएगा, जो फैसला आएगा। नहीं, बिल्कुल वो ठीक है पंकज जी, आपका सवाल ठीक है। कोर्ट में मामला है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन सवाल ये है कि सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा हो रहा है। कोर्ट के फटकार के बाद आप पे FIR होती है। आप उसी बेटी को आप जाके कहते हो कि मेरी बेटी समान है, मैं पिता हूं, तो क्या बताइए इतना निर्दयी पिता हो सकता है? फिर झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ पे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ, मैं सवाल यही दोहराता हूँ कि चलिए ठीक है, आपने ये आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी का दलित प्रेम जब चुनाव होते हैं तभी उस वक्त उमड़ते हैं, दलित प्रेम उनका उमड़ने लगता है। तो बीजेपी चलिए ठीक है, चुनाव के वक्त में ही सही, दलित प्रेम उमड़ा ही सही, लेकिन कम से कम दलितों के सम्मान में संपर्क अभियान चलाया, बस्ती संपर्क अभियान, और अब सम्मेलन भी वो कर रहे हैं। क्या करने वाली कांग्रेस से, क्या करेगी समाजवादी पार्टी? सिर्फ दलित प्रेम उनका वो अपना बताएगी कि भाई हमारे दिल में बहुत दलित प्रेम, या कुछ करने वाली भी है, या सिर्फ बसपा के वोटर में ही सेंध लगाने का काम रहेगा? नहीं, भाजपा के वोटर में सेंध नहीं लगाएंगे। बसपा सहयोगी है, बेशक कभी उन्होंने कहा नहीं या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन दबी जुबान में वो हमारे सहयोगी, हमारे साथ है, हमारे साथ वो हर दल है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बसपा जो है वो बीजेपी से मिली हुई अंदर खाने मौन स्वीकृति रहती है। जवान को, महिलाओं को इस सरकार में कोई न्याय नहीं मिला, देश का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अशोक यादव जी अभी कह के गए, 16.5 लाख व्यापारी भारत छोड़ करके चले गए। जब सरकार की इतनी अच्छी नीयत है तो मैं समझता हूं कि व्यापारी व्यापार बंद करके नहीं जाते, युवाओं की आत्महत्याएं नहीं बढ़ती, किसानों की आत्महत्याएं नहीं बढ़ती, महिलाओं पर इतने अत्याचार नहीं होते। तो ये सरकार 5 सिस्टम से लड़ रही है। मीडिया को खरीद करके चाहिए सरकार के मैं चला लूं, तो ये ध्यान रखे आज देश पे इतना दबाव है कि देश के प्रधानमंत्री को यूट्यूब चैनल लॉन्च करना पड़ रहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री स्तर का आदमी इतना नीचे गिरा हो जो यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हो और कहा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये प्रदीप सर, इतिहास में पहली बार हुआ कि मन की बात भी करते हैं, परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं, चीजें पहली बार ही होती है, बहुत बार ये भी तो होता है। जी मैं आपका सवाल नहीं, ये तो सोच है लोगों की कि कोई प्रधानमंत्री व्हाट्सएप के द्वारा अपनी जनता से जुड़ रहा हो, कितना बड़ा काम करा है। तो फिर आज ये बेचारे हंस रहे हैं क्यों? यूट्यूब से चैनल से जनता से जुड़ रहा हूं। ये समस्या सबसे बड़ी ये है पंकज। अब ऐसी स्थिति आन पड़ी कि यूट्यूब चैनल से देश की जनता के चौथे नंबर पे आ रहे हैं देश के पसंद में, तो परेशान है। पंकज जी, आप जैसे सच्चे पत्रकार और पत्रकारिता की वजह से और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार जाएंगे क्यों? इसकी पोल पुट्टी खुल रही है। आप सही सवाल करते हो, सही सटीक सवाल करते हो, जिसके जवाब मुन्ना जी छोटा सा सवाल है, ये बता दीजिए मुन्ना जी पसीने छूट बहुत छोटा सा। मुन्ना जी आपके सवालों का जवाब क्यों देंगे? यही तो बार बार मुन्ना जी कह रहे हैं कि प्रदीप जी के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं। पंकज जी, अगर मैं सत्ता पक्ष से हूँ, आप मुझसे सवाल कर सकते, तो आप भी कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं, तो मेरा भी अधिकार है विपक्ष पे पूछने। नहीं, कुछ राज्यों एक सवाल का जवाब दीजिए, छोटे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल करने में सोनिया गांधी की, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जमानत पे क्यों हैं? थोड़ा सा जमानत जवाब दीजिए। ये लीजिए फिर इनके बेतुके सवाल। सोनिया गांधी सवाल आप ही ने किया था ना, बृजभूषण शरण सिंह का सवाल आप ही लेकर आए थे सर पहले। मुन्ना सर मित्र हमारे जवाब दे दूं? पंकज जी मैं जवाब दे दूं? ठीक है, जवाब दे दीजिए प्रदीप जी को। जनता सुन रही है आपकी। प्रदीप जी, आपने कहा कि इनके शासन काल में 2G 3G नहीं, मैंने पूछा है कि राहुल गांधी और सोनिया जी
जमानत पे क्यों है? मैंने ये जवाब सुन ले, यानी तो आप कहे मैं शांत हूँ, बिल्कुल बोलूंगा नहीं, मैं बोलते ही आप बोलना शुरू कर देते हो। ये नहीं, आप गलत जा रहे हो ना, कहीं और जा रहे हो ना। नहीं, वो जाएंगे वहां पर जाएंगे। जवाब सुन तो लो, आप जवाब सुन लो। आपने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2G 3G जीजाजी पता नहीं क्या। नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी और सोनिया जी जमानत पे क्यों है? अरे आप, मैं जवाब दे तो रहा हूँ यार, राहुल गांधी सोनिया गांधी जमानत पे को सुन तो लो। आपने सवाल किया कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जमानत पे क्यों है, तो सरकार आपकी चूड़ियां पहन रखी है क्या? आप जेल में डालो ना, डालते क्यों नहीं? 54 घंटे 6 दिन बुला के आपने पूछताछ की, आपने ईडी ने पूछा, क्या निकला, क्या तथ्य निकला? आपने थोड़ा सा पढ़े लिखे बने, जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो विचाराधीन कोर्ट में हो जाता है, और थोड़ा पढ़े लिखे बने, आप समझदार बने। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, मोना खान जी आपका भी शुक्रिया। और देखिए, जमानत पर है और ये उनका हक है, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके तहत जमानत मिली है, तो इस पर भी हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में, तो इस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में हमने एक चर्चा करने की कोशिश की। आप दोनों का तो पहले शुक्रिया, प्रदीप जी और मुन्ना जी आपका भी शुक्रिया, और अशोक जी जोड़ित आपका भी शुक्रिया, नंदन का भी शुक्रिया। चर्चा करने की कोशिश की कि भाई ये दलित प्रेम क्या वाकई में सिर्फ चुनावी दलित प्रेम है, या वाकई में पार्टियों की ओर से उनके बारे में कभी कुछ सोचा जाता है, और अगर सोचा जाता है तो फिर इस तरह के सम्मेलन करने की आवश्यकता ही क्यों, और अगर सम्मेलन किया ही जाता है तो फिर उनको किस तरीके के वादे किए जाएंगे कि वो आपके साथ जुड़े, या फिर उन्हें ये साफ साफ बता दीजिएगा भाई कि अभी हम तो चुनाव के लिए आपके पास आए, चुनाव के बाद आपके पास नहीं आएंगे। तो अब ये तमाम आज सम्मेलनों में तय हो जाएगा, चाहे वो बीजेपी का दलित सम्मेलन हो रहा है या फिर आने वाले दिनों में सपा, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अपना सम्मेलन करेंगे ये लोग, तो बता देंगे भाई कि हम सिर्फ चुनाव के लिए आए हैं, और उसके बाद फिर दलित तय कर लेंगे, दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग तय कर लेंगे कि कौन सी पार्टी हमारे लिए मुफीद है और हमें सरकार बनाने के लिए किस पार्टी को सहयोग करना होगा। फिलहाल प्राइम स्पेशल में आज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।